Hi dear students, myself Pooja Patwar and today we are going to read the poem The Listeners from the book English Treasure 8. This poem is written by Walter John Laje Mare. Before I start, I would like to tell you a bit about the poet. The poet Walter de la Mare had written this poem in 1912. It is one of his most popular poems and touches on many of the themes and content that the poet is remembered for. He was fond of writing ghost stories, many of which are seen in Eight Tales as well as On the Edge and The Wind Blows Over. And this is one of the finest poems that he had written. He was fond of writing the supernaturalism based poems and stories. He was quite popular among the kids. So, now I would like to tell you a bit about the poem. This poem describes the action of a traveler who knocks on at the door of a seemingly deserted home at night. So, let us start the poem. Is there anybody there? Said the traveller, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence chapped the grasses of the forest ferny floor. So, here in the first para, I would like to tell you that this poem consists of 36 lines. That means we are having 9 paras, each containing 4 uh, lines. And secondly, it is a narrative poem. Narrative का मतलब क्या होता है? अ पोएम दैट रिलेट्स अ स्टोरी, जिसमें कोई एक तरह से स्टोरी बताई जाती है, राइट? सो दिस पोएम इज़ क्वाइट मिस्टीरियस, ठीक है? तो अलग अलग थीम्स को ये टच करती है. सो नाउ आई टॉक अबाउट द पैरा ओनली. सो हियर इन द फर्स्ट लाइन देयर इज़ अ ट्रैवलर. वी एक्नॉलेज कि कोई ट्रैवलर है. वो कह रहा है, इज़ द एनीबडी देयर? कोई यहाँ पे है. नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर. मूनलिट डोर मीन्स यहाँ से हमें पता चलता है दैट दिस इज़ द टाइम ऑफ नाइट. एंड नाइट के टाइम पे मून की जो लाइट है वो डोर के ऊपर पड़ रही है, राइट? सो ही इज़ नॉकिंग द डोर, राइट? एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चैम्प द ग्रासेस. और ऐसे वहाँ पे रात के टाइम पे बिल्कुल साइलेंस है, बिल्कुल शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल चुप्पी है. और जो हॉर्स है वो क्या कर रहा है? वो ग्रास को चैम्प कर रहा है, मीन्स उसको जोर आवाज़ें, काफ़ी आवाज़ें करके खा रहा है, ठीक है? सो हियर वी एक्नॉलेज कि एक तो हमारा ट्रैवलर है और उसके साथ एक उसका हॉर्स है, ठीक है? सो दीज टू पीपल आर देयर. बाकी एक तरह से वहाँ एक घर के बाहर हैं जहाँ पे वो नॉक कर रहे हैं. और जो हॉर्स है वो आवाज़ कर रहा है, उसको ग्रेज कर रहा है, नॉइजली ईट कर रहा है ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर. फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर मतलब यहाँ से पता चला कि जो लोकेशन है दैट इज़ ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की लोकेशन है उसके फर्नी फ्लोर से, मतलब वहाँ पे लीव्स पड़े हुए हैं, फर्न ट्रीज लगे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है? वहाँ से वो ग्रास खा रहा है बहुत ज़्यादा शोर करके. और ये जो शोर है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट? एंड अ बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टरेट. टरेट क्या होता है? टावर. तो अब घर के ऊपर एक टावर है जहाँ से एक बर्ड फ्लू आता है, उड़ के जाता है अब अबव द ट्रैवलर्स हेड, और उड़ते हुए ट्रैवलर के हेड के ऊपर से होके जाता है. एंड ही स्मोक्ड अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम. अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वो दोबारा उस पर नॉक करता है. यहाँ पे स्मोट का मतलब है कि और ज़ोर से, और उसको हार्डली स्मोट करता है, और ज़ोर से वो नॉक करता है उसको, ठीक है? एंड इज़ द एनीबडी देयर? ही सेड. वो दोबारा पूछता है कि कोई यहाँ पे है, बट आई थिंक ही डजंट गेट रिस्पॉन्स अगेन. नेक्स्ट थर्ड पैरा. बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर. डिसेंडेड मीन्स अप्रोच्ड. तो अब ट्रैवलर के पास कोई भी नहीं आया, कोई अप्रोच नहीं किया. नो हेड फ्रॉम द लीव फ्रिंज सिल. लीव फ्रिंज सिल, सिल एक तरह की आप कह लो कि कोई वुड होती है या कोई शेल्फ होती है, वुडन शेल्फ होगी जिससे मतलब वहाँ पे लीव्स से वो पूरी ढकी हुई है, ठीक है? तो कोई भी हेड वहाँ से बाहर नहीं झांकता है. लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आइज. तो उसके ट्रैवलर की आइज़ कौन सी, कैसे कलर की हैं? ग्रे. मे बी बिकॉज ऑफ दे आर, बिकॉज ऑफ द इमोशंस. तो कोई वहाँ से लीफ रिन सिल से कोई भी बाहर की तरफ
बाहर सर निकाल के झांकता नहीं है और उसकी ग्रे आइज में देखता नहीं है. वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल. परप्लेक्स्ड मीन्स कन्फ्यूज. जिस लोकेशन पे, जिस जगह पे वो खड़ा कन्फ्यूज्ड है और स्टिल है, कोई भी बाहर नहीं झांक रहा है, कोई उसकी आइज़ में नहीं देख रहा है, कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है. राइट. तो यहाँ से हम कोई थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ही इज़ एक्सपेक्टिंग समबडी टू अप्रोच हिम फ्रॉम द टॉप. राइट. सो मे बी ही हैज़ ट्रैवल्ड दिस प्लेस अर्लियर ऑल्सो, कि वो पहले भी यहाँ कभी आ चुका है, और जब वो नॉक करता था कोई बाहर से, वहाँ से ऊपर से रिस्पॉन्स देता था. दैट्स वाई he is expecting somebody to come from there, right? So in the next para, but only a host of phantom listeners. Now who is phantom over here? Phantoms are ghost, भूत. ठीक है. तो होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर. फैंटम तो घोस्ट क्या है, लिसनर्स हैं. राइट. जो भूत हैं वो उसको सुन रहे हैं. सो हु आर द लिसनर्स. हमारी पोइम का टाइटल भी लिसनर्स है. सो हु आर द लिसनर्स. द फैंटम्स आर द लिसनर. तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं, उसे सुन रहे हैं. दैट ड्वेल्ट इन द लोन हाउस. देन ड्वेल्ट मीन्स लिव्ड, और उस टाइम पे उस घर में रहते थे. लोन मीन्स लोनली. उस टाइम पे सिर्फ उस घर में कौन रहते थे, फैंटम लिसनर्स. स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मून लाइट. चांद की रोशनी में वो चुपचाप उसकी बातों को सुन रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं. टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन. जो कि वो आवाज़ कहाँ से आई, आदमियों की, इंसानों की दुनिया से, ह्यूमन बींग्स की दुनिया से. सो हियर इज़ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू वर्ड्स. On the one side there are phantoms who are dead, on the other side there are the human being, that is the living being. So the wall is separating the two worlds, or you can say the door is separating the two worlds from each other. एक साइड पे गोस्ट है जो डेड है, दोज हु आर नॉट हैविंग फीलिंग्स, दोज हु कांट स्पीक एनीथिंग. on the other side the speaker is there, the human being is there, who is speaking and waiting for somebody to speak something, right? So this is the contrast between the living and dead world. Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall, hearkening in an ear stirred and shaken by the lonely traveler's call. So stood thronging the faint moonbeams on the dark stair. तो वो क्या कर रहे हैं, वो उन स्टेयर्स के ऊपर खड़े हैं, वो वहीं पे खड़े हैं. तो वो वहीं पे खड़े हैं और वो सुन रहे हैं. जहाँ पे जो डार्क स्टेयर्स हैं, जो स्टेयर्स हैं, वहाँ पे मून बीम्स, मतलब मून की लाइट पड़ रही है, हल्की हल्की रोशनी जा रही है वहाँ पे, और वहीं पे वो थ्रॉन्गिंग खड़े हैं. ठीक है. दैट गोज़ टू द. और जैसे कोई इंसान जाता है, इंसान जैसे मूव करता है, ऐसे ही वो एम्प्टी हॉल में से गुजर के जाते हैं, निकल के जाते हैं. हार्कनिंग इन एन एयर स्टेड एंड शेकन. तो वो क्या होता है, वो स्टेयर्स को इस तरह ही यूज़ करते हैं, एम्प्टी हॉल के बीच में से जाते हैं और इस तरह ही यूज़ करते हैं जैसे कोई नॉर्मल रेजिडेंट यूज़ करता है. ठीक है. और स्टेयर्स की तरफ जाते हैं. दीज जो गोस्टली इमेजेस हैं डू नॉट मेक एन इम्पैक्ट ऑन देयर वर्ल्ड. ठीक है. तो दे आर अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू द ट्रैवलर्स कॉल. वो ट्रैवलर की कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, उसको आंसर नहीं दे पा रहे हैं. और उसके पास उनके आसपास जो एयर है वो हिली है, मतलब वो बहुत ज़ोर से हिलती है. किससे, जो ट्रैवलर इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा है, इतनी ज़ोर ज़ोर से नोक कर रहा है, उससे हवा में भी मूवमेंट हो रही है. बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द, दे आर अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू द ट्रैवलर्स कॉल. नेक्स्ट. एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस. अब उसको ये जो टाइम है, ये उसके ट्रैवलर को भी फील हो रही है कि वो कुछ यहाँ पे अजीब है. देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई. नाउ यू कैन सी कि एक साइड पे वो इतना शोर शराबा कर रहा है, इतना बार बार डोर को नॉक कर रहा है, एंड ही इज सेइंग इज़ द एनीबडी देयर, इज़ द एनीबडी देयर, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. जो फैंटम्स हैं उनकी जो चुप्पी है वो उसके शोर का जवाब दे रही है. ठीक है. मतलब ही इज़ कीपिंग ऑन क्राइंग, ही इज़ कीप ऑन शाउटिंग, बट दे आर नॉट मेकिंग एनी रिस्पॉन्ड, दे आर नॉट गिविंग एनी आंसर. बट देयर स्टिलनेस, देयर
उनकी जो चुप्पी है वो उसके शोर शराबा जो कर रहा है उसका आंसर दे रही है। एंड अब उसी वजह से उसको थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है, उसमें दिल में थोड़ी स्ट्रेंजनेस फील हो रही है कि शायद अंदर कुछ और है। वाइल हिज हॉर्स मूव्ड क्रॉपिंग द डार्क टर्फ beneath the स्टार्ड एंड लीफी स्काई। तो जब वो अभी उसका वेट कर रहा है कोई कोई रिस्पॉन्स देगा, उसका जो हॉर्स है वो यहाँ वहाँ मूव कर रहा है और जो पत्ते हैं घास है उनको खा रहा है। और कहाँ पे वो घूम रहा है, बीनीथ। यहाँ पे नीथ का मतलब क्या है, बीनीथ। ठीक है, बीनीथ, बीनीथ दैट मीन्स अंडर। तो वो कहाँ पे है, अंडर द स्टार्ड एंड लीफी स्काई। अब हमें पता है इट इज़ द टाइम ऑफ नाइट, रात का टाइम है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली स्टार्स विल बी देयर। ठीक है, अगर स्टार्स हैं तो स्काई स्टार ही हो गया। बट अब लीफी कैसे है, बिकॉज इट इज़ अ फॉरेस्ट, क्योंकि ये फॉरेस्ट है बच्चे। सो फॉरेस्ट में वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं दे आर सो थिक, इतने ज़्यादा थिक हैं कि ऊपर जो स्काई है दैट इज़ नॉट विजिबल। उसको ऊपर जो लीव्स ही दिखाई दे रहे हैं, लीव्स के बीच में से कहीं कहीं से स्टार्स नज़र आ रहे हैं, बट ही इज़ अनेबल टू सी द स्काई प्रॉपरली। दैट्स वाई ही इज़ जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर ओनली beneath the starred and leafy sky, right? The next para, for he suddenly smote on the door even louder and lifted his head. Tell them I came, and no one answered. That I kept my word, he said. तो वो अब कह रहा है, अब दोबारा उसके पता नहीं दिमाग में क्या आया, उसने दोबारा उस पर डोर पे ज़ोर ज़ोर से नॉक किया। ठीक है, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपना सर ऊपर की तरफ उठाया, जैसे कि उसे लगा हो कि शायद उनको उसको लगा है कि वो कोई अब उसको देखने के लिए आया हो। ठीक है, तो वो विंडो की तरफ अपना सर उठाता है और बोलता है, और वो इस बार जो अपनी जो उसके वर्ड्स हैं जब वो बोलता है उससे इस नैरेटिव, इस स्टोरी की और जो मिस्ट्री है वो और ज़्यादा मिस्टीरियस होती जाती है। ठीक है, सो वो जो उसको लगता है कि जो अंदर हैं उनकी फील्स, उनकी प्रेजेंस को वो फील कर रहा है, और वो उनको कहता है कि टेल देम आई केम, उनको बताना कि मैं आया था। ठीक है, एज वन वुड एक्सपेक्ट दैट देर इज़ नो आंसर, ही फॉलो दिस अप अनदर विद अनदर फेस दैट आई कैप्ट माई वर्ड। सो इन द थर्ड लाइन ऑफ दिस पैरा यू कैन सी कि वो उनको बोल रहा है, अब उसको पता है कि अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो फिर भी ऊपर की तरफ देख के बोलता है विंडो की तरफ कि उनको बताना कि मैं आया था और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। कैप्ट माई वर्ड मीन्स टू फुलफिल योर वर्ड्स, या प्रॉमिस कर पूरा करना। तो वो उनको अब उसको पता है कि कोई अंदर है, मतलब दाओ दे आर नॉट आंसरिंग, सो ही रियलाइजेज सम पर्सनस प्रेजेंस इनसाइड। दैट्स वाई अब वो ये वर्ड्स बोल रहा है कि टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर, दैट आई केप्ट माई वर्ड, ही सेड। और वो कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस भी पूरा किया है, राइट? सो इन द नेक्स्ट पैरा, नेवर द लीस्टर मेड द लिसनर्स। अब इतना कह दिया, फिर भी जो लिसनर्स थे, कौन थे लिसनर्स? फैंटम्स। ठीक है, ये जो फैंटम्स थे इन्होंने फिर भी कोई मूवमेंट नहीं की। स्टिर मीन्स मूवमेंट, ये बिल्कुल भी हिले नहीं। दाउ एवरी वर्ड ही स्पेक, पर फिर भी जो भी वर्ड वो बोला, जो उसने कहा, फेल echoing through the shadowiness of the still house from the men left awake। अब उसकी जो आवाज़ थी, उसका एक एक वर्ड जो था वो उसके तक उनके तक पहुंचा, इकोइंग, पूरे घर में से, पूरे उसमें से इको होता हुआ। शेडोइनेस ऑफ द स्टिल हाउस, घर की जो चुप्पी थी, जो शांति थी, उनमें से होती हुई उन तक पहुंची। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, वन मैन लेफ्ट अवेक, हु इज दैट? दैट इज़ द ट्रैवलर। ठीक है, तो ये जो ट्रैवलर ने बोला था, जो वर्ड्स बोले थे, वो पूरे हर एक शब्द उनके उस घर में से, उस घर की शांति चुप्पी में से इको होते हुए उन लिसनर्स तक पहुँचे। बट फिर भी जो लिसनर्स थे उन्होंने एक भी मूवमेंट नहीं की। ए दे हर्ड हिज फुट अपॉन द स्टिरिप। स्टिरिप क्या होती है बच्चे? जब आप हॉर्स के ऊपर चढ़ते हो तो एक नीचे वो सैडल के साथ ही बनी होती है, लगाम के साथ, जिसके ऊपर पैर रख के आप ऊपर चढ़ते हो। इन द सेम वे, तो अब उसने क्या, जो फैंटम्स थे उनको क्या सुनाई दिया?
अपॉन द स्टेरिप, कि वो अपना पैर जो लगाम की वो है उस फुट स्टेप है उसके ऊपर रखता है। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन, और उनको जो साउंड है आयरन की वो भी सुनाई देती है, कि जैसे स्टोन जो है वो उसके ऊपर जो स्टोन है उसके ऊपर आयरन बज रहा है, राइट। देन एंड हाउ द साइलेंस सर्च सॉफ्टली बैकवर्ड, और ये जो चुप्पी है ये दोबारा वापस वहाँ पे मेंटेन होती जा रही है जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। व्हेन द प्लंजिंग हूव्स वर गॉन, हूव्स क्या होते हैं, जो उसके हॉर्स के पैर होते हैं उनको हूव्स बोलते हैं। तो जैसे हूव्स आगे आगे जा रहे थे, पीछे साइलेंस छोड़ते जा रहे थे, ठीक है। सो द फैंटम्स द गोस्ट हर्ड द पासिंग ऑफ द साइलेंस एज द मैन मूव्ड अवे अंटिल देयर वाज नथिंग, ठीक है। सो द सिंगल लिसनर टुक द नोट ऑफ द ट्रैवलर्स फुट अपॉन द स्टेरिप ऑफ हिज सैडल, राइट। एंड अब यहाँ पे ट्रैवलर लीव्स द फ्रंट लीव्स द फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है। और वहाँ पे ओनली मैन वन मैन लेफ्ट अवेक था। अवेक कौन था? ऑब्वियसली द पर्सन, द ट्रैवलर वॉज अवेक। अब यहाँ पे एक साइड पे अवेक है, दूसरी साइड पे डेड है, राइट। तो यहाँ पे अगैन देर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन दिस पोएम. Yes, students, now we would talk about the rhyming scheme first of all. So here you can see in the lines here, in the first line, is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence champed the grasses of the forest ferny floor. So here, floor and door, they are rhyming. Got it? सो ट्रैवलर इज़ ए, इसको हमने ए का नाम दे दिया, डोर इज़ बी, ग्रासेस इज़ नॉट मैचिंग विद ट्रैवलर और डोर, सो इट इज़ सी, floor is rhyming with door, so it is B. So the rhyme scheme that has been followed throughout the poem, that is the A B C B, right. We can see in the next para also. So here, turret, hedge, time, set. So A B C B, the same rhyme scheme has been followed throughout the poem. Now we will talk about the literary devices used over here. So here there is a repetition of the word there. There has been repeated in this time line. So this is called repetition. repetition क्या होती है? जब किसी लाइन में किसी वर्ड को रिपीट किया जाए, बार बार बोला जाए, दैट इज कॉल्ड repetition. ओके, सो यहाँ पे we are having the alliteration also. You can see what is alliteration. Alliteration is the uh, um, you can alliteration is the repetition of a consonant sound. किसी साउंड की रेपिटेशन होनी, उसको हम alliteration बोलते हैं. सो हियर इन द लास्ट लाइन यू कैन सी के फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, सो एफ साउंड इज क्वाइट prominent over here, right. So let's move to the next part now. And a bird flew up out of the turret above the traveler's head, and he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? So again, here is the repetition of the word there. We are having repetition over here. Then again the rhyme scheme is the same. Yeah, so I just forgot, there is the example of enchantment also in this line. यू कैन सी व्हाट इज़ एनजैपमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनजैपमेंट क्या होती है? एनजैपमेंट होती है जब किसी लाइन के लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क ना यूज़ किया हो, राइट. सो हियर यू कैन सी इसके लास्ट में कॉमा है, इसके सेमी कॉलन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एनचैपमेंट इन द थर्ड लाइन इज रनिंग इन टू द फोर्थ लाइन. तो थर्ड लाइन फोर्थ लाइन तक जाके वहाँ पे लास्ट में पंक्चुएशन मार्क लगा है. सो दिस इज कॉल्ड एनचैपमेंट, राइट. This we have already discussed. Now we would talk about the next one. So no one descended to the traveler, no head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still. So here, what is the again there is the example of enjambment.
here you can see in the second line still there is no punctuation mark over here, so this is the example of enjambment, right? Now let's move to the next para. But only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men. So यहाँ पे जो poet है, जो world of men है, this is a metaphor, kind of metaphor you say. Metaphor क्या होता है? Metaphor is the when something can be stand for something else. Now world of man का किसके लिए यूज़ किया हुआ है? For the world that is of living beings. Living beings के लिए लिविंग बींग का जो वर्ड है ह्यूमन बींग्स का या लिविंग थिंग्स का, उसके लिए वर्ल्ड ऑफ मैन यूज़ किया गया है. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. देर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ enjambment also here in the first line of this para, second, third line, and there is no punctuation mark used over here. So here is the example of enjambment, right? So let us talk to the next para now. Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall, hearkening in an stirred and shaken by the lonely traveler's call. So यहाँ पे you can see कि यहाँ पे poet ने क्या यूज़ किया है. अगेन यहाँ पे enjambment की एग्जाम्पल है. कहाँ पे है? Please check it out. So here in the third line of this para, there is no punctuation mark used over here. So it is the example of enjambment, right? Now next para, and he felt in his heart their strangeness, their stillness answering his cry, while his horse moved cropping the dark turf beneath the starred and leafy sky. So यहाँ पे there is the alliteration, so his heart. So her sound is quite prominent, so this is called the alliteration, and that's it. Next is, for he suddenly smote on the door even louder and lifted his head. Tell them I came, and no one answered, that I kept my word, he said. So here the poet has used again the enjambment. Wait. Okay. So he has used enjambment again. What is enjambment? Here even के बाद यहाँ पे, sorry, it is with that only. यहाँ पे enjambment we are not having. Sorry. So next, never the least stir made the listeners, thou every word he spake fell echoing through the shadowiness of the still house from the one man left awake. So here जहाँ पे यहाँ पे वर्ड पोइट ने क्या यूज़ किया है, ये यूज़ द इमेजरी यूज़ की है. इमेजरी मतलब इमेजरी क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, देख के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजरी. इमेजिन कर सकते हैं. अब जैसे फेल इकोइंग थ्रू द शेडोइनेस ऑफ द स्टिल हाउस, हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि आवाज़ कैसे गई होगी, ठीक है. तो सो दिस इज़ कॉल्ड द इमेजरी. Next, they heard his foot upon the stirrup and the sound of iron on stone, and how the silence surged softly backward when the plunging hoofs were gone. So here is the example of anaphora. What is anaphora? Anaphora क्या होता है? जब कोई टू कंसेक्यूटिव लाइन्स या एक आधी लाइन छोड़ के सेम वर्ड से स्टार्ट होती हूँ, एंड इन द सेकेंड एंड थर्ड लाइन both lines are starting with and. So this is the example of anaphora. ठीक है, ये इसको हम anaphora बोलते हैं. So this was all for this poem. So one more thing I forgot to tell you. Wait. So here also you can see the example of imagery. यहाँ पे भी imagery poet ने यूज़ की है. हाउ कम इमेजरी? बिकॉज यहाँ पे पोइट ने हमें पूरा इमेजिन करने पे मजबूर कर दिया है कि
जो लाइट थी वो कैसे पड़ रही थी, कैसे वो सारी जगह कवर कर रही थी, कैसे वो अलग अलग जगह पे जा रही थी, और यहाँ पे जो लिसनर फैंटम्स हैं वो उस पे कहाँ कैसे रह रहे थे, राइट. So here also in this also you can see and, so these lines are starting with and, so it is called anaphora. Anaphora भी poet ने use किया है in this para, right. So this was all from my side today. I hope you have understood it. Even then, I'll be telling you the last time the summary of the poem. So this poem in begins with speaker designing the traveler and his horse. They are at the door of a house on which the traveler is knocking. So he is knocking on the door again and again. He is expecting to be greeted by someone, but no one answers his call. So the story moves inside the house. वहाँ उसके बाद he talks about a certain presence that some people live over them. They are phantoms within the empty building. They listen well to the listener. Sorry, they listen well to the traveler. Both traveler को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. The traveler can to some extent seem there, sense there them there, that he can realize that they are there. He calls out a number of strange phrases that add to the mystery of the poem and then finally leaves without an answer. So this was the poem bache. If you have liked it, if you have understood it, please do tell me in the comments. If still some queries that you were not able to understand any of the point, please do tell that also in the comment. I'll be waiting for your comments. And if you have understood it well, please give me thumbs up. I'll be waiting for that. Thank you and have a nice day. Bye bye. Enjoy your day.